नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशनल हब में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे शेखावाटी मिशन के चयनित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने कौन सा प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ले लेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों ध्यान देना है, इसका सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको सत्य कथन नहीं, इन प्रश्नों को थोड़ा ढंग से पढ़ना है कि सत्य का पूछा है अथवा असत्य का। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों असत्य कथन हमारे पास दो हैं। एक तो पहला कथन आपके सामने असत्य है, शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित नहीं हो रहा है। और एक आपके सामने दूसरा कथन, ये दो कथन आपके सामने क्या हैं, असत्य हैं। तो असत्य कथन के लिए पहला और दूसरा दो कथन असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, दे रखा है F2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe, ये कौन सी अभिक्रिया है। दोस्तों ध्यान से देखना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो वहां पर हमारे पास यहाँ पर Fe ये आपके विस्थापित हो रहा है, ये विस्थापित हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया आपके हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसी क्रम में ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही विकल्प चुने। ध्यान देना है कि यदि आप लोहे चूर्ण पर डालते हैं तो आपसे क्या होगा, तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन गैस एवं FeCl3 बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में 3 चीज हमारे पास होती है। एक तो हमारे पास होते हैं, 2 चीजें होती है, सॉरी, एक होता है अभिकारक, दूसरा ध्यान देना है होता है उत्पाद। जिनमें परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं अभिकारक, और अभिकारक परिवर्तन होने के पश्चात क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें परिवर्तन होता है तो वो हमारे पास होंगे अभिकारक, और परिवर्तन के पश्चात हमारे सामने क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, Mg+O2 MgO मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो, 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और जहाँ 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होती है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 7वां क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि को क्या कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि को आप हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां देखिएगा, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो जो समीकरण हम संतुलित नहीं कर सकते, जिस समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित नहीं किया जा सकता, उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है। दिया है, जब विकारकों एवं उत्पादों के रासायनिक सूत्र को रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखेंगे, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस आपके सामने मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोयले की दहन हमारे पास संयोजन अभिक्रिया है, C+O2 = CO2। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11वां, संयोजन अभिक्रिया समझाइए, जब 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना है, CaO+H2O, तो इसका बन जाएगा
ये तो बिना बुझा हुआ चूना है और इसमें जल डालने से चूना बुझ जाएगा, तो बुझा हुआ चूना आ जाएगा CaOH का होल 2। इसके कई उदाहरण है H2+O2 H2O, इससे जल का निर्माण हो जाता है। सवाल नंबर 12 दे रखा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन CH4+O2 बराबर CO2+2 H2O प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा। इसी के साथ अगला क्रम कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दोस्तों ध्यान देकर पढ़ना है, श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो ध्यान दिया जाए तो यहाँ C6H12 है, O6 प्लस O2 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी के उदाहरण आपसे पूछ जाएं तो श्वसन आप लिख सकते हैं, और वनस्पतियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दीवारों पर, क्वेश्चन नंबर 13वां, दीवारों पर सफेदी कराने से किसके विलयन का उपयोग होता है, तो बिना बुझा हुआ चूना या फिर इसमें जल निर्माण कर दिया जाता है, जल डाल दिया जाता है। तो CaO यानी CaO प्लस H2O बराबर CaOH का होल 2, तो CaOH होल 2 का उपयोग होता है। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे चूने का विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जो वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके CaCO3 चमकदार परत का निर्माण करता है। तो CaOH का होल 2 यानी कि बुझा हुआ चूना। CaOH का होल 2 से क्या तात्पर्य है, CaOH का होल 2 से तात्पर्य है बुझा हुआ चूना, इसमें CO2 फिर ये CaCO3 प्लस H2O का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसके साथ, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया अपघटन को ऊष्मीय, प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण सहित समझाइए। ध्यान देना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा विघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो देखिएगा ऊष्मीय वियोजन के कुछ उदाहरण आपके सामने, 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, CaCO3 CaO प्लस CO2, 2Pb ब्रैकेट NO3 तापन से 2Pb प्लस 4NO3 प्लस O2। ये कुछ उदाहरण हैं ऊष्मीय वियोजन के। अब देखते हैं विद्युत अपघटन के एग्जाम्पल। तो विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर O2 गैस तथा कैथोड पर H2 गैस का निर्माण मुक्त होती है, इसे आप कहेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का चित्र दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चित्रों में से एक है। इसी क्रम में अगला है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन AgCl का अपघटन होकर बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2, 2AgBr बन जाएगा 2Ag प्लस Br। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, किस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, तो प्रकाशीय अपघटन। अगला क्वेश्चन, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, कैसे। तो
तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब एक अभिकारक टूट करके दो अभिकारकों का निर्माण, दो उत्पादों का निर्माण करता है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH, उसमें क्या डालना है, अमोनियम क्लोराइड 2NH4Cl, इससे बनेगा BaCl2 प्लस 2NH4 प्लस OH। अगला क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं दोस्तों, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो इसे कहेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है Fe प्लस COSO4 FeSO4 प्लस Cu। यहाँ Cu को हटा दिया गया है, Cu को विस्थापित कर दिया गया है। Pb प्लस CuCl2 प्लस PbCl2 प्लस Cu, यहाँ भी Cu को विस्थापित कर दिया गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान, उस अभिक्रिया को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देख लेते हैं। Na2 प्लस SO4 Na2 प्लस SO4 प्लस BaCl2 हो जाएगा BaSO4 प्लस 2Na प्लस Cl। इसी तरह PbNO3 का होल 2 प्लस 2Kl बन जाएगा 2PbL2 प्लस 2KNO3। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसा रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जो जल में अवल्य होता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2 बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। कॉपर का 21वां प्रश्न, कॉपर का ऑक्साइड में उपचयित होने का समीकरण लिखिए। तो Cu प्लस 2O2 बराबर 2Cu, 2Cu प्लस O2 बराबर 2Co। इसी क्रम में अगला प्रश्न 22वां, CuO प्लस H2 बनेगा Cu प्लस H2O। अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण दीजिए। जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उन्हें उपचयन होता है, O2 की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वहाँ अपचयन होता है। तो ये एक उदाहरण ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी का। CuO प्लस H2 CuO प्लस H2 बराबर CuO प्लस H2O, Cu प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और इधर ऑक्सीजन की कमी, यानी दोनों काम यहाँ पर साथ में हो रहे हैं। इसी क्रम में ले लेते हैं अपना अगला प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान देना है। CuO प्लस H2 बन जाएगा CuH2O। इसमें देखा 2MnO प्लस 4HCl बनेगा 2MnCl2 प्लस H2O। अगला प्रश्न, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित होने वालों की पहचान कीजिए। उपचयित तथा अपचयित होने वालों की क्या करनी है, पहचान हमें करनी है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, दो एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल 4Na प्लस O2 तो बन जाएगा 2Na2 प्लस 2NaO। इसमें Na उपचयित हो रहा है और Na2O बन रहा है। इसी तरह अगले एग्जाम्पल के अंदर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि CuO प्लस H2 बनेगा Cu प्लस H2O। यहाँ पर H2 उपचयित हो रहा है और O2 ऑक्सीजन अपचयित हो रही है। संक्षारण किसे कहते हैं, 24वां प्रश्न, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाता है,
इसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, तांबे चांदी पर काले और तांबे पर हरी रंग की परत चढ़ना। विकृत गंधिता क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक। वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रहने से ये विकृत गंधी हो जाती है, जिनके कारण स्वाद विकृत गंध हो जाती है, जिसके कारण स्वाद और रंग बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री उपचयन रोकने वाला पदार्थ प्रतिओक्सारिक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। अगला इसी क्रम में हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। लेते हैं चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहला प्रश्न, अपच का उपचार कौन सा औषधि है? तो ये है हमारे पास एंटासिड। मोस्ट प्रश्नों में से एक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एंटासिड। रक्त का पीएच कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच होता है 7.4। इसी क्रम में अगला प्रश्न ध्यान देना है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करने से गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का नाम क्या है? तो इस विलयन का क्या होगा? HCl इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चौथा प्रश्न आपके सामने, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला और नीले लिटमस को लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो क्षारों की जो पीएच होगी, जो इस प्रश्न का आंसर होगा, तो वो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 10 निम्न में से प्राकृतिक सूचक हैं, तो ध्यान देना, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथीन और लिटमस पत्र, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक सूचक हैं। मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथीन और लिटमस पत्र, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से सबसे बड़ा प्राकृतिक सूचक ध्यान देना, यहाँ पर प्राकृतिक सूचक सिर्फ लिटमस पत्र ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त होता है? लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, जो थैलाफाइटा वर्ग का है। किस वर्ग का है? थैलाफाइटा वर्ग का। लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से और थैलाफाइटा वर्ग का पौधा है लिटमस। अगला, गंधीय सूचक के 3 उदाहरण। गंध से सूचित करने वाले वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये 3 गंधीय सूचक हैं। क्षारीय ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पीएच में पी का अर्थ है पुषांश। पीएच में पी का अर्थ है पुषांश। जठर का पीएच 1.2। जठर का पीएच 1.2। किस ग्रह का वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत बादल? शुक्र सल्फ्यूरिक शुक्र में कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक गैस। मानव शरीर की पीएच 7.0 से 7.8। एक एंटासिड का नाम लिखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड का उदाहरण। 15%। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ? दंत इनामेल किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगला प्रश्न 17वां, दंत सेक के लिए पीएच का मान कितना होता है? 5.5। अगला प्रश्न, मधुमक्खी या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण का सूत्र लिखिए। तो CaSO4.2H2O को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O। POP के 2 उपयोग लिखिए। POP के 2 उपयोग, सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में पीओपी का उपयोग किया जाता है। टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए।
तो संश्लेषित सूचक होते हैं हमारे पास मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथीन। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? खाने का सोडा व टार्टिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? खाने के सोडे प्लस टार्टरिक अम्ल। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को स्वच्छ बनाने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला इसका अपने पास हो जाएगा CaOCl2। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, कोई दो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 ये तो हो गई प्रबल अम्ल, NaOH और KaOH ये हो गए अपने पास प्रबल क्षार। दोस्तों इसी के साथ आपको दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार भी देख कर जाने हैं एग्जाम की दृष्टि से। दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल, जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल, कम मात्रा में H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल, और जो अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं प्रबल क्षार और कम मात्रा में OH- आयन देते हैं तो वो अपने पास हो जाएंगे दुर्बल क्षार। निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों सभी जो आपको चीजें परीक्षा में आई हुई हैं, जैसे कि ध्यान देना है, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, जिप्सम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नीला थोथा, इन सभी के रासायनिक सूत्र परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3.10H2O, जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O। अगला प्रश्न, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए, ध्यान देना है। सबसे पहला सिरका। दोस्तों सिरका में एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक और खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 28वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH + HCl बराबर NaCl + H2O बनेगा, इसे लवण बन गया ये और ये बन गया जल। जब अम्ल और क्षार, ये अम्ल और ये क्षार, अम्ल और क्षार दोनों ने अभिक्रिया की तो हमारे पास क्या बने? लवण और जल बने। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ताकि दूध एवं खट्टे पदार्थ ये सारे अम्लीय होते हैं, तांबे और पित्तलों से अभिक्रिया करके ये विषैले लवण बन जाते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? ध्यान देना है। जल में अम्ल एवं क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। इसी तरह पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसी विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता में स्केल विकसित किया गया है हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का चित्र देखिएगा। पीएच स्केल का चित्र प्रश्न नंबर 32। 0 से लेकर 7 तक अम्ल और 7 उदासीन और 7 के बाद में अपने 14 तक क्षार। अगला 33वां प्रश्न देखना है। जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की उपस्थिति में अम्लों हाइड्रोजन प्लस आयन में विलग्न होते हैं, जिससे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। कठोर जल को आपको अगर मृदु जल बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2SCO3 का आपका प्रयोग में करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहते हैं, यानी CSO4 + 5H2O। इसमें 5 क्या है? क्रिस्टलन जल के 5 अणु हैं। क्रिस्टलन जल के क्या है? 5 अणु हैं। अगला सवाल 36 नंबर, ताजे दूध का pH 6 होता है, दही बन जाने पर pH मान परिवर्तित होगा। ध्यान देना है, ताजा दूध, जब दूध ताजा होता है तो pH मान कम हो जाएगा, क्योंकि दही की अपेक्षा, दूध की अपेक्षा दही अम्लीय होता है, खट्टा अम्लीय ज़्यादा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह आर्द्रता में जल से अवशोषित होकर ठोस जिप्सम बनता है,
जिससे पीओपी के गुण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि और समीकरण और 2 उपयोग लिखिए। तो शुष्क बुझे चूने CaOH पर क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर, यानी CaOH का होल 2 का क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर बनेगा CaCl2 प्लस H2O। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा बनाने की विधि समीकरण में इसके उपयोग लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ CO2 प्लस H2 एवं NH3 से क्रिया करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 तो बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। तो इसके कौन कौन से उपयोग, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं बेकिंग सोडा के? बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासाइड के रूप में, अग्निशामक के रूप में, पावरोटी केक बनाने के लिए। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न, धावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका समीकरण लिखिए। तो NO2CO3 और 10H2O अभिक्रिया करेंगे तो बनेंगे Na2CO3 प्लस 10H2O। इसका उपयोग किया जाता है अपने पास साबुन एवं कांच कपड़ा उद्योग में, बोरेक्स यौगिक में और जल का स्थायी कठोरता दूर करने में। यह प्रश्न पूछा जाए कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धावन सोडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? धावन सोडा। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्लोर सार प्रक्रिया क्या है, इसका समीकरण भी दीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड सार देते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं कैथोड पर हाइड्रोजन। एनोड पर कौन सी? क्लोरीन, और कैथोड पर हाइड्रोजन। कैथोड पर NaOH का विलयन भी बनता है। ध्यान देना है, अभिक्रिया NaCl प्लस 2H2O बनेगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये चित्र आपको ध्यान से देखना है और परीक्षा में चित्र बनाकर आपको आना है। दैनिक जीवन में पीएच के 2 महत्व लिखिए। तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व देखना, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के प्रास के मध्य कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। दोस्तों, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, और जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित किया जाता है तो नदी में जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। जब अम्लीय वर्षा वाला जल में जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। पौधों एवं जीवों में उत्पादन, आत्मरक्षा, मधुमक्खी का डंक नेटल डंक पादपों के अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग में आराम मिलता है। इससे अगले प्रश्नों का अध्ययन दोस्तों अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो देख आपसे चूके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।